हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बीपीएससी टीआरई 3.0 के इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अब तक के जितने भी प्रश्न बने हैं बीपीएससी एग्जाम में, मैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, और यह काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है, पूरे डिटेल से कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक भीड़ पर गोलीबारी की गई, जिससे कई भारतीय मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ठीक है, उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहाँ? तो अमृतसर पंजाब के अंदर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित है। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा जो घटना है ना, ये कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना होती है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाने से है। ठीक है, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाने से है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान फ्रेंड्स जो भीड़ है ना, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचती है। तो उस स्थान पर जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, वो क्या कर देते हैं? तो भीड़ पर गोलियां चला देते हैं। जब भीड़ पर गोलियां चलाते हैं तो गुस्साई भीड़ जो है ना, ये 22 पुलिसकर्मियों को उसी थाने में बंद करके उसमें आग लगा देती है। ठीक है ना, तो यही संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है कि भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाने से संबंधित है चौरी चौरा घटना। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है, जहां पे 4 फरवरी 1922 को, कब फ्रेंड्स? 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कि 42 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए। यानी कह सकते हैं कि कुल 22 पुरुष हैं, 22 कार्यकर्ता, यानी कह सकते हैं कि 22 पुलिसकर्मी उसमें जल करके मर गए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1885 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है ना। हालांकि फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इस संगठन का गठन किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। लेकिन 1985 के अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी की सिफारिश पर इसका नाम कर दिया गया कांग्रेस। क्या कर दिया गया? कांग्रेस। यानी अब इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए और डिटेल में अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, और इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर इसकी स्थापना होती है। और पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पहले अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बनता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। ठीक है ना। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जा चुके हैं बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है ना, वक्तव्य को तो याद जरूर रखिएगा। अगर डिटेल में बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। साथ ही साथ स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने फ्रेंड्स, इन्होंने ही होम रूल लीग, याद रखिए को होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, पुणे बेलगाम से। कहाँ से? पुणे बेलगांव से इन्होंने
स्थापना किया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और हालांकि जो होम रूल लीग के जो संस्थापक रहे हैं वो जो है फ्रेंड्स एनी बेसेंट भी रही हैं, लेकिन वो कहाँ से किया था, उन्होंने मद्रास से किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था। तो कांग्रेस द्वारा फ्रेंड्स पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ना, ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है ना। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी घोषित किया था, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फ्रेंड्स किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। अगर डिटेल में मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद की साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू किया था, यानी दांडी यात्रा शुरू किया था। और यह 201 मील की दूरी तय करने के बाद पूरे 24 दिनों में 201 मील की दूरी इसके दौरान तय किया गया और 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए। तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए तो उसमें से पहला था गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा था बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना था। तीसरा था हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो ये तीनों ही प्रस्ताव पारित किए गए थे गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेते हैं। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, इन्होंने इस लक्ष्य को निर्धारित किया था। साथ ही साथ सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों, उपाधियों का बहिष्कार किया जाना था। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना देंगी। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें होली जलाया गया इस आंदोलन के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया था। तो याद रखिएगा लंदन में जो ब्रिटिश सम्राट थे ना, जो रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम था उनका, रैमजे मैकडोनाल्ड, जिनके द्वारा जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था 12 नवंबर 1930 को। कब किया गया था, 12 नवंबर 1930 को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डिटेल में अगर बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और यह 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नवंबर 1930 को हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय के जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो उद्घाटन किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो उद्घाटन कब किया गया था, तो 12 नवंबर 1930 को किया गया था। प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। लेकिन उद्घाटन किसने किया था, तो वो किया था, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था, जॉर्ज पंचम ने किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 का हूबहू पूछा गया प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं डिटेल में बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिससे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे दिल्ली पैक्ट के भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे दिल्ली पैक्ट भी पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि 5 मार्च 1931 की बात कर रहा है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसने कहा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वक्तव्य फ्रेंड्स, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कौन कहा था? लाला लाजपत राय ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब साइमन कमीशन फ्रेंड्स 1928 में भारत आया था ना, उसी दौरान साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। तो लाला जो वहाँ के अंग्रेज थे ना, तो लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों पे लाठियां चार्ज कर दिया था। तो उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ये किसका कथन था? तो लाला लाजपत राय का। हालांकि बाद में लाठी लगने से कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज होकर अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने दहाड़ते हुए यह वक्तव्य कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा किसने लिखा था? तो लिखा था फ्रेंड्स यूसुफ मेहर अली ने। याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने इस नारा को लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा लिखा गया था? तो केसरी लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? तो केसरी लिखा गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने दो समाचार पत्र, एक तो केसरी था जो कि मराठी में छपता था और दूसरा था मराठा जो कि अंग्रेजी में छपता था, इसकी शुरुआत किया था। उन्होंने गणपति महोत्सव, याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर गणपति महोत्सव का उद्घाटन जो शुभारंभ किया था 1893 के दौरान, और शिवाजी महोत्सव का भी शुभारंभ किया था 1895 दौरान। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की भी शुरुआत किया था और तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि होम रूल की शुरुआत कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था पुणे बेलगाम से। कहाँ से किया था? पुणे बेलगांव। और पुणे बेलगांव कहाँ है? एक कर्नाटक का है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसानों के नेता थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने चंपारण के किसानों की दुखद व्यथा को लेकर के गांधी जी से आग्रह किया था कि आप चंपारण आइए और किसानों की यहाँ दुर्दशा को देखिए। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स ना कि 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 हिस्से पर अंग्रेजों द्वारा नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि किसान नहीं चाहते थे कि नील की खेती किया जाए, क्योंकि जिस स्थान पे नील की खेती हो जाती थी ना, तो वो स्थान बंजर हो जाता था। ठीक है ना। तो अंग्रेजों के दबाव की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण के लिए गांधी जी को आमंत्रण किया था, चंपारण बुलाया था। ठीक है ना, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर डिटेल में बात करें तो चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए और इसके लिए अंग्रेजों ने उसके कई तरह से प्रताड़ित भी किया था। ठीक है ना। लेकिन वे चाहते थे कि गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें और यह बताएं कि किस तरह से यहाँ के किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये कौन था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल, किसान नेता थे। ये भी आपको याद रखना है। ये वही राजकुमार शुक्ल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में भाषण दिया था। तो ये प्रथम किसान नेता बने थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को अध्यक्षता या संबोधित किया था। तो अध्यक्षता तो नहीं किया था लेकिन संबोधित किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बात तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और अनुशीलन समिति का अर्थ अगर मैं पूछ लूं क्या होता है, तो स्व संस्कृति संघ। क्या होता है? स्व संस्कृति संघ होता है अनुशीलन समिति का अर्थ। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सन्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था, सचिंद्र नाथ सन्याल को, जिन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना के अंदर की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, जिन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा 1923 में, चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था ना। चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास, जबकि सचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। सचिव कौन बना था? मोतीलाल नेहरू। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि इसके पीछे एक कहानी है। 1922 का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में जो चित्तरंजन दास होते हैं ये चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर यह जो है अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन्होंने एक नारा भी दिया था, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 3 नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी आत्मकथा जो कि कई बार आपके एग्जाम में हुबहू पूछ ली जाती है, उस द इंडिया स्ट्रगल, क्या है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट देखकर पता लग रहा होगा कि कितने लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप की वीडियो लेकर मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, जिसकी स्थापना किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं डिटेल में बात करूं तो याद रखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी, ठीक है ना। कहाँ किया था, किस सन में? तो 1904 में किया था। और किस स्थान पर? नासिक के अंदर किया था विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी यानी अभिनव भारत संस्था की स्थापना, ठीक है ना। प्रारंभ में इसका जो नाम था ना फ्रेंड्स, वो मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। जो अभिनव भारत संस्था है ना, इसको प्रारंभ में मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जाकर के इसको क्या कह दिया गया? अभिनव भारत संस्था कहा गया, ठीक है ना। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1899 इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मित्र मेला की स्थापना 1899 में होती है, जबकि 1904 में इसका नाम रख दिया जाता है अभिनव भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1912 दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था और इसके पीछे किसका दिमाग था? तो इसके पीछे रास बिहारी बोस का दिमाग था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग जो था फ्रेंड्स, इस बम कांड में बच गया था और इसको कहाँ फेंका गया था ना, तो चांदनी चौक पे। ये भी आपको याद रखेंगे, दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंका गया था और ये क्या हो गया था? बच गया था, ठीक है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो रास बिहारी बोस 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया, ठीक है ना। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी, यानी इस घटना में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। 13 लोगों को गिरफ्तार कर गया और इसमें 4 लोगों को फांसी दे दिया गया, ठीक है ना। तो इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद घटना के बाद दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। जिसके बाद इस घटना के बाद इसका नाम क्या पड़ा? तो दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। और इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास,
ठीक है, अमीर चंद दोषी पाए गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1924 के दौरान वाईकोम सत्याग्रह की नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था केपी केशव मेनन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? केपी केशव मेनन के द्वारा वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था 1924 के में। ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल के में वाईकोम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने की थी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का सहयोग किया था, यानी समर्थन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केपी केशव मेनन ने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह शुरुआत किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? तो याद रखिएगा, तुर्की के जो खलीफा होते थे ना, उनको पूरे विश्व में मुस्लिमों का सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय जो अंग्रेजों ने कांग्रेस से सहयोग मांगा, तो कांग्रेस जो है फ्रेंड्स ये सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। फिर इन्होंने मुस्लिम लीग से सहयोग मांगा, तो मुस्लिम लीग जो थे ना, ये मना कर रही थी कि मैं सहयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग तुर्की के जो खलीफा ने, तुर्की के खलीफा को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनको लालच दिया कि हम तुर्की को कुछ नहीं करेंगे। जब विश्व युद्ध शुरू होता है तो तुर्की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं अंग्रेज, जिससे कि मुस्लिम लीग के लोग नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के 1915 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान करते हैं। और एक जो है फ्रेंड्स, बॉम्बे में एक बैठक बुलाते हैं। उसी दौरान 1915 में कहते हैं कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, ठीक है ना। और उन्हीं वापिस से जो तुर्की के खलीफा हैं, उनकी सर्वोच्चता को स्थापित करने की मांग करने लगते हैं खिलाफत आंदोलन के तहत, ठीक है ना, अली बर्दर्स के द्वारा। तो इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में मैं बात करूं तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के दौरान चला गया था, जिसमें खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु, जिसमें से एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1920 के दशक के मध्य खिलाफत नेताओं ने गांधी के सहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, हालांकि बाद में चल करके गांधी जी ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य था, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ होकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले। इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व आगे चल करके गांधी जी ने भी किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अलीपुर जो बम कांड हुआ था ना, इसमें शामिल थे, ठीक है, अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष शामिल थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 में हुई थी। इसे मणिक टोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मणिक टोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। श्री अरविंदो को याद रखिएगा, श्री अरविंदो घोष को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना भी करना पड़ा था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ना, ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो काकोरी षड्यंत्र है ना, इसका नया नाम क्या हो गया है। काकोरी षड्यंत्र का नया नाम क्या हो गया है, ये आपको कमेंट में हमको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर डिटेल में मैं बात करूं तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में भी, एक छोटे से शहर काकोरी में हुई थी।
लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था, ठीक है ना। और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र का नया नाम क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में किया गया है, ये आप फटाफट कमेंट में हमें बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांग्रेस के उत्तरदायी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यानी इसका मतलब है उदारवादी यानी कह सकते हैं नरम दल, और उग्रवादी यानी गरम दल। तो उग्रवादी और उदारवादी यानी नरम दल और गरम दल में कब विघटन हुआ था, यानी कब दो भागों में बढ़ गया था? तो उस सूरत अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे और गरम दल पर 7 वर्ष का बैन लगा दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अरविंद घोष, सॉरी इसकी अध्यक्षता करते थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिटेल में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना, वो हुआ था फ्रेंड्स 31 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो याद रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे शार्ट में AITUC कहा जाता है, इसका गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो मैकडोनाल्ड अवार्ड के जो प्रावधान था वो था फ्रेंड्स दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करने से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था और गांधी जी नाराज हो गए थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिटेल में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, अछूत यानी दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र यानी पृथक निर्वाचन देना, इसकी वजह से गांधी जी ने नाराज हो गए और गांधी जी ने इसका भी विरोध किया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा गया तो इसके पीछे उत्तरदायी कारण था कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी पड़ रहा था। साथ ही साथ गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है इसका दृढ़ दृष्टिकोण यानी कांग्रेस और आंदोलनरत हो रही थी। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट के बीच जो है फ्रेंड्स, ये तीनों कारण थे क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। 24 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। हालांकि पहली बार जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के द्वारा इनका समर्थन किया गया था, तो इन लोगों ने 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया था ना, रॉलेट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। इसके तहत भारतीयों को संदेह के आधार पर यानी क्रांतिकारियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये था। जब उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने कहा था कि ठीक है हम तुर्की पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ तुर्की पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया भारतीयों ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स, ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल में बात करते हैं, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था और करो या मरो का आह्वान किया था, ठीक है ना। वहीं वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वह उनका कार्यकाल 1935 से लेकर के 1955 तक का रहा है। ये लेबर पार्टी के नेता रहे हैं और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी 1935 से 1955 तक ये लेबर पार्टी के नेता थे, जबकि 1945 से लेकर के 1951 तक यह यूनाइटेड किंगडम यानी कह सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई, जिनका नाम था वरिंद्र कुमार घोष, क्या नाम था? वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना किया था प्राणनाथ मित्रा ने। कौन किया था? प्राणनाथ मित्रा ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? तो 1938 के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था, किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा डिटेल की मैं बात करूं तो भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रस्ताव 1938 में पास हुआ था और उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना समझौते की अगर मैं प्रमुख व्यवस्था की बात करूं तो कौन कौन सी थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। दूसरा था केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित किए गए। साथ ही साथ दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो कह सकते हैं कि पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, तो ये उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं डिटेल की बात करूं तो सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है ना, जबकि पूना जब समझौता होता है तो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 147 कर दी जाती है। हालांकि होता क्या है फ्रेंड्स, इसके दौरान याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तो लोग अलग अलग पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। उसी दौरान जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने भी पृथक निर्वाचन की मांग किया था। तो गांधी नाराज हो जाते हैं और वापस जब भारत आते हैं तो अंग्रेजों द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुणे के यरवदा जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। और उसी यरवदा जेल में गांधी जी अनशन शुरू कर देते हैं। तो उसी दौरान गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है और जो याद रखिएगा 71 सीटें जो दलितों के लिए निर्धारित की गई थी ना, उसको बढ़ा करके 147 कर दी जाती हैं इसी के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में होम रूलिंग का जो नेतृत्व है ना, ये श्री एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा याद रखिएगा, इन्होंने होम रूल का कहाँ से किया था? मद्रास से इसका नेतृत्व किया था। जबकि लोकमान्य तिलक जो है ना फ्रेंड्स, ये पूरा याद रखिएगा पुणे बेलगांव यानी महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो होम रूल लीग का तात्पर्य क्या है? तो होम रूल लीग का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के अस्थायी नागरिकों द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है ना, और बात करते हैं तो अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत किया था, जबकि एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य जो था ना, वो इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए
संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, यानी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 वर्ष का कारावास भी उसको दिया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसे काले कानून की भी संज्ञा दिया गया और जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को चलाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। 19 मार्च 1919 को एक अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था क्या था, रॉलेट एक्ट था। तो यानी रॉलेट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग सुनिश्चित किए ही बंद कर सकती थी और उसे न तो अपील करने, न तो दलील पेश करने, न ही वकील करने का अधिकार था, ठीक है ना। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध में सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने इसे काले बिल यानी काले कानून की संज्ञा दिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक या अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के दौरान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग करना था, जिला व म्यूजियम वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र देना था, साथ ही साथ सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों, सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, किस घटना से, तो चौरी चौरा कांड जब हुआ था इसी घटना से खिन्न होकर के महात्मा गांधी जो है ना फ्रेंड्स, ये 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण यह व्यापक हिंसा सामने आ गई थी, यानी यह आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गांधी जी ने। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि गांधी जी के इस फैसले का काफी लोगों ने विरोध किया कि कितने लोगों, तो इन्होंने ये कहा कि अगर कन्याकुमारी में कोई घटना होती है तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को दर्द क्यों, तो इस तरह की बातें भी किया गया था। लेकिन बाद में गांधी जी की बातों का सभी लोगों ने समर्थन किया, तो इस तरह से असहयोग आंदोलन को समाप्त किया दिया जाता है। कब, तो ये आपको डेट याद रखनी है 12 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो साइमन कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, ये फरवरी 1928 में भारत आता है। हालांकि 1927 में साइमन कमीशन बन जाता है, लेकिन भारत आता है फरवरी 1928 में। और यही साइमन कमीशन है फ्रेंड्स जिसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगता है और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका जो है फ्रेंड्स विरोध किया जाता है और अंग्रेजों द्वारा लाठियां चार्ज कर दी जाती है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय के सर में चोट लगती है और कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग का नाम रखा गया था। पहली बार फरवरी और मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, यानी भारत के अशांति का जनक किसको कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के कहने पर जो है बाल गंगाधर तिलक इसके खिलाफ, वेलेंटाइन सिरोल के खिलाफ केस दर्ज कर दिए और मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए। जब लंदन चले गए फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इनका जो होम रूलिंग था वो कमजोर पड़ गया, ठीक है ना। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो वेलेंटाइन सिरोल ने एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार था जिसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो याद रखिएगा भीख मांगने वाली संस्था कहा था अरबिंदो घोष ने। किसने कहा था, अरबिंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां किया,
जिसमें से अरबिंदो घोष ने कहा कि बेगिंग इंस्टीट्यूट, कांग्रेस क्या है, एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो याद रखिएगा, ये था जन सुरक्षा विधेयक। क्या था? जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था। तो ये भी आपको याद रखना था, ठीक है ना। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में करने का अधिकार दिया जाना था, ठीक है ना। इसी के विरोध के लिए जो है भगत सिंह और बीके दत्त ने फ्रेंड्स विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है ना। वो चाहते थे कि इन दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था, ठीक है ना। ये जो बिल पास किया गया था ये इसका मकसद था, लेकिन इन लोगों ने उस बम फेंक दिया। कहाँ पे? विधानसभा में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो फ्रेंड खिलाफत आंदोलन की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये चलाया गया था मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब चलाया गया था फ्रेंड्स? तो मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो ये आंदोलन जो है फ्रेंड्स 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, ठीक है ना। वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों को प्रतिबंधों को हटाना था, जिसके लिए 1919 में अली बंधुओं के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है पीछे कि इन्होंने क्यों किया था। 1922 की जब इन्होंने पटना का अधिवेशन था, 1922 के जो अधिवेशन, गया के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी दौरान अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी कहानी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। चलिए अगर मैं डिटेल में बात करूं तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को, ठीक है ना। जबकि दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने लंदन के कर्जन वायली की हत्या की थी? तो याद रखिएगा, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो एक किया था मदन लाल ढींगरा ने। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने फ्रेंड्स लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन किया था फ्रेंड्स? मदन लाल ढींगरा ने। किसका किया था? तो विलियम कर्जन वायली की। कब किया था? 1909 में। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, यानी कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना पहली बात किसने किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया जाता है। और ये कहाँ की जाती है? तो ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर किया जाता है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाखना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का जो प्रमुख था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो था सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका संबंध चटगांव के पुलिस शस्त्रागार हमले से था, ठीक है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की भी स्थापना किसने किया था? तो सूर्यसेन के द्वारा ही किया गया था। और चटगांव की जो पुलिस शस्त्रागार था ना, इस पर हमले का सफल नेतृत्व भी किया था सूर्यसेन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908
के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का तात्कालिक कारण कुछ नहीं था, बल्कि था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। एक को बना दिया था पूर्वी बंगाल, एक को बना दिया था पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना, तो पूर्वी बंगाल जो था ना फ्रेंड्स, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। ठीक है ना, इसी के लिए बंगाल विभाजन की वजह से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हालांकि बंगाल विभाजन जब हुआ तो फिर से 1911 के अंदर, याद रखिएगा 1911 के अंदर जब दिल्ली दरबार लगता है और जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई होती हैं, तो उस दौरान जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना, और वापिस से 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को फिर से बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है बिहार और एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल। एक को बना दिया जाता है बिहार और एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल। फिर आगे चल के वापिस से बिहार को दो भागों में तोड़ा जाता है। एक को, याद रखिएगा, एक को बना दिया जाता है उड़ीसा, और कब बनाया जाता है? तो 1936 में ना। एक को बना दिया जाता है उड़ीसा और एक को बना दिया जाता है बिहार। फिर आगे चल के फ्रेंड्स बिहार को दो भागों में तोड़ा जाता है। एक को बना दिया जाता है बिहार और एक को बना दिया जाता है झारखंड। कब बना दिया जाता है? झारखंड। और एक कब होता है? तो ये होता है 15 नवंबर 1900, याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण था 1905 के लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। यह एक व्यापक आंदोलन था और 6 साल तक यह आंदोलन चला था। ठीक है ना, और इसी बंगाल विभाजन के दौरान ही, याद रखिएगा, जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में क्या मनाया गया था? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था और मित्रता दिवस भी मनाया गया था, जिसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई की कलाइयों पर राखी बांधा था और मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा था। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था 16 अक्टूबर के दिन। ये भी आपको याद रखना था जब बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे होंगे? तो उसमें फेंका था फ्रेंड्स खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मान करके बग्घी पर बम फेंक दिया था कि उसमें कौन बैठा होगा? किंग्सफोर्ड बैठा होगा। तो वो किंग्सफोर्ड बच गया, वो नहीं था बल्कि। ठीक है ना, तो इस तरह से विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है किंग्सफोर्ड आदेश देता है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार के दौरान प्रफुल्ल चाकी भागते हुए अंग्रेजों से जब घिर जाते हैं तो ये अपने आप को गोली मारकर अपनी हत्या कर लेते हैं। फिर खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दिया जाता है, जबकि खुदीराम बोस पहले ऐसे क्रांतिकारी बन जाते हैं जो सबसे कम युवा के क्रांतिकारी हो जाते हैं फांसी पर चढ़ने वाले। ठीक है ना, चलिए अगर मैं डिटेल की बात करूं तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन था फ्रेंड्स? जेबी कृपलानी थे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है ना, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नाम 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों का स्थापना करना था। ठीक है ना, तो विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे और 1946 से 1947 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और उस भारत की संविधान सभा का भी कार्य किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी के नेतृत्व की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। कौन किया था? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। जतींद्रनाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के एक खिलाफ क्रांतिकारी थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय था। ठीक है ना, अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण इसे बाघा जतीन भी कहा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर पूछ लिया जाए कि बाघा जतीन
के नाम से किनको जाना जाता था, तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने बचपन में अपनी बहादुरी के कारण एक बाघ को मार दिया था, ठीक है ना। इन्होंने ही युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। इस युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रमणों का प्रमुख संगठन था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है फ्रेंड्स कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंक दिया था। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद ही नहीं था। दुर्भाग्य बस राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री उसमें मारी गई थी, ठीक है ना। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी जो प्रफुल्ल कुमार चाकी थे, इन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पकड़े गए और बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी एचआरए की जो स्थापना होती है वो 1924 में की गई थी। कब की गई थी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन किया गया था। कहां किया गया था, कानपुर में। और कब किया गया था, 1924 में रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, ठीक है ना। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक क्रांतिकारी दल था ना, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी भी शामिल थे। साथ ही साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी भी इसमें शामिल थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो याद रखिएगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर के सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया, ठीक है ना। उन पर ब्रिटिश अफसर एसपी जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का भी आरोप था। इस मामले में लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, ठीक है। सैंडर्स को गलती से मार दिया गया था क्योंकि असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, लेकिन जॉन सैंडर्स को जो है फ्रेंड्स गलतीवश मार दिया गया था। जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसने लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो जेम्स स्कॉट जो था फ्रेंड्स ना, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन गो बैक नारे के साथ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय जेम्स स्कॉट के कहने पर ही, जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में ही लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई थी और अंत में यानी कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और उसी मृत्यु का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को मारना था, ठीक है ना। लेकिन गलतीवश किसकी मृत्यु हो गई, तो जॉन सैंडर्स को मार दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय जो है ये मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो देखिएगा लाला लाजपत राय इटली की क्रांतिकारी मैगजीनी की जीवन वृत्तांत को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था मैगजीनी को, ठीक है ना। अच्छा, मैगजीनी की उत्कृष्ट रचना का क्या नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्कृष्ट रचना का नाम है द ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है ना, जिसका उर्दू में अनुवाद भी किया था इन्होंने, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न जरूर दिलाएगा। अगर फ्रेंड्स सत्येंद्र सर की मेहनत, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।